बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस कहानी की इससे पहले आप 26 किस्तें सुन चुके हैं। अब 27वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट में जो कुछ भी हम चाहते थे कर गुजरना था। उसके बाद हमारे लिए कोई चांस बाकी नहीं बचता था, क्योंकि किसी लम्हे गेट पर नए पहरेदारों की आमद मुतवक्का थी। मैं आगे था और जसवंत मेरे पीछे। हम दोनों ने चाहा था कि तेजी से बाहर निकल जाएं। ठहरो। अचानक सिनसनी की एक तेज लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। बिलाकर फंसी गए। ये सोचता हुआ मैं वापस मुड़ा तो मेरे कानों में जसवंत की आवाज गूंजी, हैंड्स अप। उसने अपनी राइफल दोनों की तरफ तान रखी थी। फौरन मेरा पिस्तौल भी जेब से निकल आया। दोनों ने हड़बड़ा कर हाथ उठा दिए। मूव। जसवंत ने तोमखाना लहजे में राइफल की नाल से इशारा करते हुए कहा। वो दोनों हक्के भक्के अपनी जगह से आगे बढ़ गए। उनके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि पाकिस्तानी कमांडोज यहाँ भी आ जाएंगे। दूसरी तरफ घूमो। जसवंत का अगला हुक्म सुनते ही उन्होंने अपने मुंह हाथ ऊपर किए हुए उस लकड़ी की बनी हुई पोस्ट की तरफ कर लिए। हमने उन्हें एक लम्हे की मोहलत भी नहीं दी थी। जसवंत ने अपनी राइफल और मैंने पिस्तौल का दस्ता आजमाया। एक ही जर्ब से वो तनावर दरख्तों की तरह कटकर जमीन पर आ रहे। हम दोनों तेजी से मोटरसाइकिल की तरफ लपके और मोटरसाइकिल को भगाना शुरू कर दिया। चंद गज भगाने के बाद ही हम उसे स्टार्ट करने में कामयाब हो गए। मैं छलांग लगाकर जसवंत के पीछे बैठ गया। राइफल अभी तक उसके कंधे से लटक रही थी, लेकिन हमारे लिए फिलहाल कारआमद नहीं थी। मैंने अपना पिस्तौल अलबत्ता फायरिंग पोजीशन में जरूर कर लिया था। अभी मुश्किल जसवंत ने पहला ही गेर बदला था कि सामने से 2 फौजी आते दिखाई दिए। ये लोग गालबन पुराने पहरेदारों की जगह लेने आए थे। उसके साथ ही हमारे पीछे गोली चलने की आवाज आई। चेक पोस्ट पर पहुंचने वाले ने बेहोश पहरेदारों को देखते ही हम पर गोली चला दी थी। इससे पहले कि सामने से आने वाले लोग सूरत हाल समझ पाए, जसवंत ने मोटरसाइकिल का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया और जब तक वो संभल कर दोबारा फायरिंग की पोजीशन में आते, हम उनकी दस्तरस से दूर जा चुके थे। हमारे पीछे अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, लेकिन जसवंत तमाम हालात से लापरवाह इंतहाई खतरनाक ड्राइविंग का मुजाहिरा करते हुए मोटरसाइकिल को भगाए लिए जा रहा था। उस वक्त हम वाकई दोनों किसी अंग्रेजी फिल्म के किरदार दिखाई दे रहे थे। जब हम पक्की सड़क से उतरकर एक कच्चे रास्ते पर मुड़े, जो ऐसी नाजुक सूरत हाल के पेश नजर हमने पहले ही मुंतखब कर रखा था, तो मिलिट्री जीप पर लगे सायरन की मखसूस आवाज हमें दूर से आती सुनाई देने लगी थी। यह कच्चा रास्ता नहर पर जाता था और किसी के गुमान में भी बात नहीं आ सकती थी कि हम नहर में डूबने के लिए चले आएंगे, इसलिए किसी के उस तरफ आने के इम्कानात कम ही दिखाई देते थे। मोटरसाइकिल पर जसवंत को मुकम्मल कंट्रोल हासिल था। उसने रफ्तार अब खासी कम कर दी थी और हम खेतों के बीचों बीच चले जा रहे थे। कीचड़ में मोटरसाइकिल चलाना कोई खाला जी का खेल नहीं था, लेकिन जसवंत की महारत हर जगह काम आई और हम नहर के किनारे तक जा पहुंचे। यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके मुझसे कोई बात किए बगैर बंदरों की तरह फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एक दरख्त पर जा चढ़ा। गालबन उसने भी ताक्कुब में आने वाली जीप की आवाज सुन ली थी। हम सड़क से करीबन 2-2.5 फरलांग दूर थे। करीबन 2 मिनट के बाद ही वो नीचे उतरा और शिद्दत से जज्बात से बेकाबू होकर मुझसे लिपट गया। ये बला तो टली, उसने बेसाख्ता कहा। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया। हमें इल्म था कि सिर्फ चंद मिनट की मोहलत मिली थी, क्योंकि ये जीप जो हमारे पीछे आई थी वो तो हंगामी तौर पर तैयार शुदा जीप थी, जो अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए स्टैंड बाई रहती थी। उसके पीछे यकीनन और लोग भी आएंगे जो इस इलाके में फौरन बिखर कर हमें ढूंढना शुरू कर देंगे। हम मोटरसाइकिल धकेलते हुए नहर के किनारे तक ले आए, फिर भारतीय फौज की मनहूस वर्दी से निजात हासिल की, जिसके नीचे हमने अपने प्राइवेट कपड़े पहन रखे थे। जसवंत के कपड़ों में नालून का एक थैला बरामद हुआ। हमने बड़ी फुर्ती से चोरी करदा कागजात और अपने कपड़े जूतियों समेत उसमें ठोस दिए। थैले का मुंह नायलून की एक बारीक डोरी से कसकर बांध दिया और उसी डोरी की मदद से मैंने ये थैला अपनी पीठ पर बांध लिया। भारतीय फौजी वर्दियां एक गठड़ी की सूरत में मोटरसाइकिल से बांधी और उन्हें मोटरसाइकिल समेत नहर में गर्क कर दिया। मोटरसाइकिल के गिरने से छपाके की एक आवाज गूंजी और फिर खामोशी छा गई। उसके बाद हम दोनों भी नहर में कूद गए और पानी के साथ बहते हुए दूसरे किनारे पर बहुत दूर निकल गए। करीबन 20-25 मिनट के बाद जब हम दूसरे किनारे पर बाहर निकले तो मुहावरतन ही नहीं, हकीकत में हमारी कुल्फी जम चुकी थी। गीले जेर जामों से निजात हासिल की और थैले में से कपड़े निकाल कर पहन लिए। अपने जिस्म को गर्म करने के लिए हम दोनों ने करीबन 5 मिनट तक उल्टी सीधी वर्जिशें की। उस इलाके के लिए हम बिल्कुल अजनबी थे और अपनी तरबियत के मुताबिक अब हमें अलग अलग समतों में सफर करना चाहिए था। हमने मौत की शाहराह पर एक दूसरे के संग संग सफर किया था। अब जिंदगी की उम्मीद मिली थी तो कैसे जुदा होते। यहाँ भी वही जालिम पहल कर गया। करीबन 1 मील तक सफर करने के बाद जब हम इर्द गिर्द के खेतों में लोगों की आमदोरफ्त दिखाई देने लगी तो वो एक जगह रुक गया। ये जुदा होने का सिग्नल था। इतने प्यारे और बहादुर साथी से जुदा होने को जी नहीं चाहता था। सीनियर होना
यहाँ भी नंबर ले जाओगे? मैंने करीबन हृदय हुए गले से कहा। जसवंत खामोश रहा, शायद अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। फिर बेइख्तियार आगे बढ़कर वो मुझसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसुओं के मोती झिलमिला रहे थे। अलग होते हुए मेरे दोनों कंधे उसने थपथपाए और खुदा हाफिज कहकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। हम दोनों मुखालिफ समतों में चल दिए। काफी देर बाद जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा दोस्त खेतों के वसी सिलसिले में गायब हो चुका था। बड़े बोझल दिल से मैं उससे अलग हुआ था, लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो गया। सूरज निकल रहा था और लोगों की आमदोरफ्त भी शुरू हो चुकी थी। मैं मुख्तलिफ खेतों की पगडंडियां फलांगता अनदेखी मंजिल की तरफ गामजन था। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर मैंने किसी से भी सड़क का रास्ता दरियाफ्त न किया और तन बतकदीर चलता रहा। करीबन 2.5 घंटे तक टामुक टूया मारने के बाद मुझे सड़क की सूरत दिखाई दी। इस दौरान न जाने कितने देहात, मंदिर, गुरुद्वारे और लोग मुझे मिले थे, लेकिन मैं उन सब से कन्नी कतरा कर गुजर गया। सारी रात जिस असाब शिकन माहौल में कटी थी और जिस सूरत हाल से मैं दो चार होकर यहाँ तक पहुंचा था, उन हालात में मेरी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती का बरकरार रहना किसी मौजज़े से कम नहीं था। सड़क पर पहुंचकर मैंने कोई खतरा मोल नहीं लिया था। यहाँ संगमील दिखाई नहीं दे रहा था जिससे अंदाजा हो सकता कि ये सड़क कहाँ से आती है और किस तरफ जा रही है। मैंने सड़क के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर एक किनारे पर लगा बोर्ड दिखाई दिया जिस पर उंगली के इशारे से एक रास्ते की निशानदही की गई थी और उस गाँव का नाम लिखा हुआ था। उससे कुछ आगे बाईं तरफ भी एक ऐसा ही बोर्ड नजर आया। कुछ और आगे पहुंचा तो गोहरे मकसूद भी हाथ आ गया। ये लुधियाना की एक जैली सड़क थी जो आगे जाकर जीटी रोड से मिल जाती थी। एक जगह सड़क के किनारे बना हुआ एक लोहे का शेड सा था जिसका मतलब था कि ये बस स्टॉप है। करीबन 15-20 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद एक छकड़ा सा दूर से आता दिखाई दिया। करीब आने पर मालूम हुआ कि यह बस है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उस बस नुमा छकड़े में सवार हो गया जिसमें पहले ही से नजदीकी देहात के लोग भेड़ बकरियों की तरह ठुसे हुए थे। मेरे सवार होने पर हस्ब रवायत पहले से फंसे लोगों ने 2-4 गालियां बस वालों को निकाली, 2-4 कलमात खैर मेरे हक में कहे और बस चल दी। आधे घंटे बाद करीबन पसलियों को शिकंजे से निकालने के बाद मुझे खुली हवा में सांस लेने की तौफीक नसीब हुई। ये कस्बाती बस स्टैंड था जहां से बसें मोगा वगैरह के लिए जाती थी। सामने मोगा की बस तैयार थी। मैं उसमें सवार होकर मोगा की तरफ चल दिया। दोपहर के करीब मोगा पहुंचा, एक होटल में डट कर खाना खाया और वहीं एक मकामी सिनेमा में जा घुसा। सर शाम जब मुझे जसवंत के महफूज हाथों तक पहुंचने का सिग्नल मौसूल हुआ तो बेइख्तियार मेरा दिल से शुक्र के जज्बात से भर आया। अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत व करम से ही ये मुहिम सर हो पाई थी। मुसर्रत भरे दिल के साथ मैं यहाँ से आज़म लुधियाना हुआ और सूरज ढलते ही वहां जा पहुंचा। प्रकाश किसी काम से गया हुआ था। मैं सीधा ऊपर कमरे में ही चला गया। शायद ही किसी ने मुझे देखा हो। यहाँ एक ट्रंक में से अपने धुले हुए कपड़े निकाल कर पहने, प्रकाश के आने से पहले पहले उसके सामान से शेव बनाया, फिर एक लड़के को बुलाकर करीबी होटल से चाय लाने को कहा और खुद चारपाई पर ढेर हो गया। प्रकाश सुदर्शना के साथ फिल्म देखने गया हुआ था। उसकी वापसी रात 10 बजे के करीब हुई। इस दौरान में मैं शानदार नींद से लुत्फ अंदोज हो चुका था और खुद को ताजा दम महसूस कर रहा था। एक लड़के को मैंने करीबी होटल से खाना लेने भेजा। लड़के और प्रकाश की आमद एक साथ हुई थी। उसे चूंकि मेरे आने की खबर न थी इसलिए मुझे देखकर वो हैरान रह गया। आप कब पधारे महाराज? तुम्हें आवारागर्दी से फुर्सत मिले तो जानो ना। मैं आवारागर्दी करने नहीं फिल्म देखने गया था, प्रकाश ने हंसते हुए कहा। खाना हम दोनों ने इकट्ठे ही खाया। फिर प्रकाश तो लंबी तान के सो रहा जबकि मैंने वो रात करवटें बदलते गुजार दी। जब से मैंने फिल्म जो है बांग्लादेश देखी थी, एक बेकुली सी छाई रहती थी। कोई ताकत अंदर ही अंदर मुझे आने वाले भयानक खतरे का एहसास दिलाती रहती। हिंदू की जलतरबाजियों का नजदीक से मुशाहिदा करने के बाद और अपनी कौम की भोली ज़हनियत को मद्देनजर रखते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि चाणकिया के चेलों की खबाजत रंग लाकर रहेगी और जो जहर आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बड़े मुनज़्ज़म तरीके से भोले भाले बंगालियों के दिलो दिमाग में उतर रहा था, उसके दूर रस नताइज जरूर बरामद होंगे। भारतीय अखबारात में रोजाना पाकिस्तानी फौज के मुतल्लिक मनगढ़ंत कहानियां शाया होने लगी थी। न जाने ये लोग कहां से अजीबो गरीब किस्म की तस्वीर ले आए थे जिनको पाकिस्तान की बर्बरियत का शिकार जाहिर करके दिन रात प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। आकाशवाणी के किसी न किसी स्टेशन से हर रोज कोई न कोई शरणार्थी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता सुनाई देता था। गैर मुल्की खबरसां एजेंसियां के इस्लाम दुश्मनी जिनकी घुट्टी में पड़ी थी ऐसी बातों की मुंतजिर रहती थी और बगैर किसी तस्दीक के वही खबर अगले रोज उनके हवाले से पढ़ने सुनने को मिल जाती थी। काश हमारे सफारतकारों ने उस दौर पुरअशोब में अपने जिम्मेदारियों का एहसास किया होता और वक्त की आंधियों का रुख पहचान सकते। अगले रोज अलल सुबह मैं और प्रकाश लुधियाना जेल जाने की तैयारियों में लग गए क्योंकि आज बाबूजी से मुलाकात का दिन था। सुबह जल्द ही माता जी और मौसी जी पूनम और पिंटू के साथ आ गई थी। उन्होंने बाबूजी के लिए बहुत सा सामान इकट्ठा कर रखा था। जेल में बाबूजी से मुलाकात अलहदगी में हुई। इस सिलसिले में हमने पहले से ही जेल हुकाम की मुट्ठी गर्म कर दी थी और उन्होंने भी पूरा हक नमक अदा कर दिया था। बाबूजी हमें बड़े अच्छे मूड में मिले। वो हशाश बेशाश नजर आ रहे थे। घर वालों ने
मेरी मसाई से उन्हें आगाह किया तो उनकी हालत दीदनी थी। उन्होंने अलीहदगी में मुझसे कुछ बातें की तो मैंने उन्हें मनोहर सिंह की मुलाकात से आगाह किया और ये भी बता दिया कि मैं उनके मयार पर पूरा उतरा हूँ। प्रकाश बेटे, इस सिलसिले में मुझे न जाने क्यों एक खलज सी लगी रहती है। कभी मैं सोचता हूँ मैंने अपने मिशन की अजीम खिदमत की है जो उन्हें तुम जैसा कारकुन सौंपा है, लेकिन जब पूनम का ख्याल आता है तो फिर वो खामोश हो गए। आपसे तहरीक की कामयाबी के बाद के सम्राट सोचा कीजिए बाबूजी, अगर आप न मिलते तो क्या मैं नक्सल बाड़ी न बनता, बस आपका बहाना बनना था सो बन गया। मैंने उनसे कहा तो बूढ़े कम्युनिस्ट ने शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर मुझे सीने से लगा लिया। बाबूजी की जुबानी इल्म हुआ कि जिस बात का उन्हें शक था उस बात से खैरियत ही गुजरी है और उनकी इतलात भी यही है कि उन्हें नक्सल बाड़ी होने के शुबे में नजरबंद किया गया है, पुलिस कप्तान के सिलसिले में नहीं। बाबूजी की तरह मुझे भी इस बात का यकीन था कि हुकूमत की कई एजेंसियां भी उनके खिलाफ नक्सल बाड़ी होने का सबूत हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि बाबूजी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मुमकिन है मुझे अब कलकत्ता उनके हेडक्वार्टर में तरबियत हासिल करने जाना पड़े। इस सिलसिले में पेशबंदी के तौर पर उन्होंने घर वालों से कह दिया था कि चंद रोज तक मुमकिन है प्रकाश को उनके किसी काम से कलकत्ता जाना पड़े, ताकि घर वालों को मेरे अचानक इस तरह कलकत्ता जाने पर शक न गुजरे। मुलाकात के लिए अमूमन 1 घंटे का वक्त मिलता है, लेकिन हमने 3-4 घंटे बाबूजी के साथ गुजारे और उनकी नेक तमन्नाएं लेकर रुखसत हुए। प्रकाश को मैंने घर वालों के साथ रायकोट भेज दिया और खुद लुधियाना रह गया। असल में मैं अपने लोगों के साथ मिलकर कलकत्ता के सिलसिले में अगला प्रोग्राम तय करना चाहता था, क्योंकि खाली हाथ बैठे रहना मुझे मंजूर नहीं था। मुझे तो काम करना था, नक्सल बाड़ियों की आड़ में ही सही। कलकत्ता के मुमकिन दौरे के पेश नजर मुझे वहां से मुतल्लक कुछ मिशन सौंपे गए और वहां के दोस्तों को भी मेरे मुतल्लक इतलात भेज दी गई थी। अपने काम से निपट कर करीबन शाम के वक्त जब मैं वापस कारखाने पहुंचा तो एक पैगाम मेरा मुंतजिर था। बाबूजी, एक साहब आए थे, आपका इंतजार करते रहे, फिर ये रुका दे गए। एक मुलाजिम ने इतला दी। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक ये मेरे लिए नए दोस्तों का पैगाम था। उन्होंने अगले रोज फिर उसी होटल में आने के लिए कहा था। अगले रोज सबसे पहले पूनम से मुलाकात हुई जो रायकोट से सीधी यहीं चली आई थी। खैरियत? मैंने उसके कपड़ों पर नजर डालते हुए पूछा। उसने कॉलेज की मखसूस वर्दी के बजाय प्राइवेट कपड़े जेब तन कर रखे थे। बिल्कुल नहीं। पूनम मुख्तसर सा जवाब देकर मेरे करीब ही बैठ गई। इरादे खतरनाक ही दिखाई देते हैं। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, आपसे ज्यादा नहीं। मैं पूनम की इस बात से चूका। ये बैठे बिठाए तुम्हें कलकत्ता जाने की क्या सूची? अच्छा तो यूं कहो ना भाई, बाबूजी का काम था कुछ, मैंने लापरवाही से कहा। प्रकाश बाबू, आपको मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसका लहजा बड़ा गंभीर हो गया था। पूनम, ये बात तुम कह रही हो, तुम जो मेरा अंतिम विश्वास हो। मैंने उसकी आंखों में झांका। प्रकाश बाबू, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे इल्म है बाबूजी किसके लिए काम कर रहे हैं। ये बात मैं आज से नहीं पिछले 5 साल से जानती हूँ। उसने बड़े एतमाद से बात की और मेरा दिल फिर जोर से धड़का। मैं अब भी तुम्हारी बात नहीं समझा। मैंने अपनी तरफ से चालाकी का मुजाहरा किया। प्रकाश बाबू, आप सब कुछ जानते हैं। ये ठीक है कि बाबूजी आप पर विश्वास करते हैं। उन्होंने आपको कलकत्ता में अपने नक्सल बाड़ी दोस्तों से मुलाकात करने को कहा है। मुझे सिर्फ एक विनती करनी है कि आप कहीं ओह पूनम, क्या बच्चों की सी बात करती हो? जो तुम्हारी जुल्फों का असीर हो चुका हो वो और किसी के दाम में नहीं बन सकता। ये ठीक है मैं बाबूजी के काम ही से जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात कतन नहीं है कि मैं खुद नक्सल बाड़ी बन जाऊंगा। और हाँ, जिस राज को 5 साल से तुमने अपने सीने में छुपा रखा है उसे हमेशा राज ही रखना। इसी में हम सब की सलामती है। पूनम खामोश होकर खिड़की से बाहर खला में कुछ ढूंढने लगी थी। शायद आने वाले वक्त से मुतल्लक कुछ अंदाजा कायम कर रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और उसकी ठोड़ी को छूते हुए कहा, पूनम, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। विश्वास रखो, मैं जिंदगी में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। ये बात कहते हुए मेरा दिल भर आया। कैसा खतरनाक खेल तकदीर खेल रही थी मेरे साथ। दोपहर तक हम इकट्ठे रहे। एक होटल से हमने खाना खाया और मैं पूनम को बस में सवार करके वापस उस होटल की तरफ चल दिया जहां मुझे अपने नए दोस्तों से मिलना था। अभी हमारी मुलाकात में करीबन 1 घंटा बाकी था। ये वक्त मैंने आवारागर्दी की नजर कर दिया और मुकर्रर वक्त से कुछ पहले ही होटल में जा बैठा। जैसे ही घड़ी की सुइयां मुकर्रर वक्त पर पहुंची उसके बमुश्किल 2 मिनट के बाद एक स्मार्ट सा नौजवान अपनी तरफ आता दिखाई दिया। नवार ने वो मखसूस निशान अपने कोट की कॉलर पर सजा रखा था जो नक्सल बाड़ियों के लिए इन दिनों मखसूस था। अशोक, उसने मेरे सामने कुर्सी संभालते हुए मुझसे हाथ मिलाकर कहा। प्रकाश, मैंने भी गर्मजोशी से उसका हाथ दबाया। हम दोनों अपनी जगह से उठकर एक केबिन में बैठ गए और बैरे को चाय लाने का कहकर बातों में मसरूफ हो गए। मिस्टर प्रकाश, मुझे आपके साथ कलकत्ता जाना है जहां हमारे दोस्त आपका खैर मकदम करेंगे। आपको कम से कम 1 माह तक कायम करना होगा ताकि आप बुनियादी तरबियत हासिल कर सकें। उसके बाद आप वापस पंजाब में आएंगे और आपको अजीम इनकलाब के लिए काम करना होगा।
मुमकिन है आपने हमारे साथ शमूलियत का फैसला जज्बाती होकर किया हो। हम नहीं चाहते कि तस्वीर का कोई रुख आपसे पोशीदा रहे। सिर्फ एक बात याद रखिए कि एक दफा नक्सल बाड़ी हो जाने के बाद इस मुल्क में आजादी का सांस लेना आपके लिए नामुमकिन है। या तो सिक्योरिटी वाले आपको किसी न किसी बहाने से मार डालेंगे या फिर सारी उम्र गलने सड़ने के लिए किसी जेल में फेंक देंगे। आप परसों तक सोचिए, अच्छी तरह हालात का जायजा लीजिए। अगर इसके बाद भी आप साबित कदम रहे तो मैं दिन के 11 बजे प्लेटफार्म नंबर 3 पर आपका मुंतजिर रहूंगा। मुझे जवाब देने का मौका दिए बगैर उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और गुड लक कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी उठकर बाहर निकल आया। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब बराह रास्त चांकिया के इन खबीस चेलों से टकराने का मौका मिलेगा जो पूर्व पाकिस्तान की पवित्र धरती को अपने नापाक कदमों से रोंद रहे थे। क्योंकि मुक्ति बहानी के ट्रेनिंग कैंप ज्यादातर कलकत्ता में वाक़ थे और मशरकी पाकिस्तान में की जाने वाली तमाम कार्रवाइयों को अमूमन कलकत्ता और आसाम ही से कंट्रोल किया जाता था। वापसी में रायकोट ही चला आया। इत्तेफाक से सालग्राम बीच छुट्टी लेकर आया हुआ था। मैंने घर वालों को बताया था कि परसों मुझे कलकत्ता जाना होगा, मुमकिन है वहाँ कुछ दिन लग जाएं। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें मुतमिन कर सका था क्योंकि घर का कोई फर्द मुझे कलकत्ता जाने की इजाजत देने पर तैयार नहीं था। पूनम को मैंने बड़ी रद्दोकद के बाद इस बात का यकीन दिलाया था कि मैं सिर्फ बाबूजी को इस चक्कर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उनके मुतल्लक ज्यादातर शवाहिद हुकूमत कलकत्ता से हासिल करेगी और हमारी कुताही की वजह से अगर भगवान न करे उन पर नक्सल हेड होने का इल्जाम साबित हो गया तो फिर उनकी सारी जिंदगी जेल की नजर हो जाएगी। पूनम को मैंने वचन दिया था कि मैं कभी नक्सल बाड़ियों का अलाकार नहीं बनूंगा। खुदा खुदा करके सब लोग राजी हुए। मैंने प्रकाश को बताया कि कलकत्ता में बिजनेस मिलने की भी बहुत उम्मीद है। जहन्नम में गया बिजनेस और कलकत्ता। उसने उखड़े उखड़े लहजे में जवाब दिया। असल में उस घर के मकीनों को मुझसे ऐसा लगाव हो गया था कि मेरे जाने के बाद वो घर में शायद एक खला सा महसूस करने लगते। एक सालग्राम ऐसा था जिसे मैंने इशारे कुनाहे से हालात की संगीनी का एहसास दिलाकर अपनी हमायत पर राजी कर लिया था। और फिर जब घर वालों ने मेरे जाने के हक में फैसला दे दिया तो प्रकाश नाराज होकर रायकोट चला आया। मैंने भी फिलहाल उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। रात को पूनम और मैं काफी देर तक बातें करते रहे। मैंने तो अब कुदरत की सितमजरीफी के आगे हथियार डाल दिए और खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। लेकिन एक फांस सी कहीं अटक कर रह जाती जब मैं ये सोचता मेरी दायमी जुदाई को ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। जब मैंने इस खेल का आगाज किया था तो मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आई थी कि हालात इतने संजीदा हो जाएंगे। पूनम की कुर्बत के वो हसीन लम्हात अब मेरे लिए सरमाया हयात बन चुके हैं। फलक ने फिर कभी इतनी मोहलत न दी कि यूं खुलकर पूनम से बातें कर पाता। खुद पूनम के रवैये से ये महसूस होता था जैसे वो अंदर से कट कर रह गई है। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आया था कि मैं नक्सल बाड़ियों के जाल में नहीं फंसूंगा। ये शायद इस ज़हनी निस्बत की वजह से था जो उसे मुझसे थी। बहरहाल उसे किसी न किसी तौर मैंने मुतमिन कर दिया। सुबह में रायकोट से लुधियाना चला गया। बड़ी मुश्किल से प्रकाश को समझा बुझा कर राजी किया और साथ ही वादा भी कर लिया कि मैं बहर सूरत 10-15 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। मुझे इल्म था कि स्टेशन तक ये लोग जरूर मेरे साथ चलेंगे, इसलिए पहले ही अपने दोस्तों को आगाह कर दिया था ताकि ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से वो खातर ख्वाह बंदोबस्त कर लें। शाम को फिर वापस रायकोट आ गया। अगले दिन अल सुबह मैं और पूनम घर से निकल गए। मुझे लुधियाना से ट्रेन पर सवार होना था। सुदर्शना, जिसे प्रकाश ने मेरी कलकत्ता यात्रा से आगाह कर दिया था, सुबह ही से मेरे इंतजार में बैठी थी। तीनों मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक आए। तीनों की हालत दीदनी थी। खसूसन पूनम तो रूहानसी हो रही थी। खुदा खुदा करके ट्रेन आई। पहले से मखसूस बर्थ पर सामान रखकर मैं नीचे आन खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद ही मेरे प्यारे मुझे आंसू भरी मुस्कुराहटों से अलविदा कर रहे थे। ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया था। मैं अपने बर्थ पर पहुंचा जहां अशोक मेरा मुंतजिर था। लुधियाना से कलकत्ता तक का सफर हिफाजती इक़दामात को मलहूज़े खातर रखते हुए हमने नहायत खामोशी से तय किया। इस दौरान अशोक को मुख्तलिफ स्टेशनों पर उसके पुरस्कार साथी मिलते और अगले सफर से मुतल्लक हदायत देते रहे। यूं तो भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें हमेशा से ही ज़ेरे अताब रही हैं, लेकिन नक्सल बाड़ियों के मुतल्लक सरकार का रवैया कुछ ज्यादा ही सख्त था। फिर चारों मूज मदार की मौत ने तहरीक की एक तरह से कमर तोड़ कर रख दी थी, लेकिन किसी न किसी तरह उसके बाहौसला कारकुनों ने अभी तक उसे संभाले रखा था। नक्सल बाड़ियों की सही सरगर्मियां बंगाल, मदारस और बहार के इजला में देखने को मिलती थीं, क्योंकि यहाँ पहले से अलहदगी पसंद तंजीमें उनकी मुकम्मल पुष्ट पनाही करती थीं। बंगाल में तो खुद ये तहरीक खासी मुस्तहकम थी, जबकि मदारस में इसे DM की हमदर्दियां हासिल थीं और बाहर से मुल्हिका दूसरे सरहदी इजला में ये लोग मिजोरम और नागालैंड वगैरह के साथ मिलकर काम करते थे। रेलवे स्टेशन से हम लोग बड़े बाजार में चले आए। हमें स्टेशन पर लेने कोई नहीं आया था। अलबत्ता 3 स्टेशन पहले अशोक को अगला प्रोग्राम दे दिया गया था। मेरे इल्म में यह बात थी कि खुफिया आंखें यहाँ हमारी निगरानी कर रही होंगी। ये आंखें इंटेलिजेंस की भी थीं और नक्सल हेड की भी। इंटेलिजेंस तो मामूल की कार्रवाई के मुताबिक ये काम कर रही थी, जबकि नक्सल बाड़ी नए कामरेड पर आखिर वक्त तक नजर
नजर रखते थे। मुबादा वो हुकूमत का ही आदमी हो और सबको ले डूबे। ये लोग इतने जबरदस्त तरबीयत याफ्ता थे कि मेरे लाख चालाक होने के बावजूद अभी तक मैंने अशोक से मिलने वाले किसी शख्स को भी नहीं देखा था। पैगाम अलबत्ता हम तक जरूर पहुंच जाता था। बड़ी बाजार क्या था, चू चू का मुरब्बा जिस मकान में हम पहुंचे वो एक कटड़ी में बना हुआ था। उसे जानवरों का तवेला कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। बाजार में घुसते ही अजीब अजीब रंग और नस्ल के लोगों से वास्ता पड़ा था जो इंसानों की बजाय किसी मशीन का कुल पुर्जा दिखाई दे रहे थे। उन लोगों को पंजाब के लोगों की तरह दूसरों के मुतल्लिक सोचने की मोहलत मुयस्सर नहीं थी। वैसे भी उनके पास सोचने के लिए वक्त था ही कहाँ। वो तो रात को भी इतनी देर ही आराम करते थे जितनी देर के लिए किसी जेर इस्तेमाल मशीन को मुमकिना नुकसान के पेश नजर बंद कर दिया जाता है। पंजाब के और यहाँ के लोगों में जमीन और आसमान का फर्क था। सूखे सूखे मरियल से बंगाली जो दिन रात जिंदगी से लड़ाई में जुटे रहते थे। इस लड़ाई में न उन्हें कभी फतह नसीब हुई होगी कि यही उन्हें विरसे में मिला था जिसे वो अगली नस्लों को मुंतकिल कर देंगे। हम जिस डरबे में घुसे थे उसकी निचली मंजिल में शराबखाना था और ऊपर की मंजिल में 3 कमरों में 3 कुंबे रहते थे। एक डरबा नक्सल बाड़ियों ने ले रखा था जहाँ मौका महल की मुनासबत से उनका एक वर्कर अपनी बेगम के साथ मुकीम था। ये थे चेतन और उसकी पत्नी सजाता। सजाता बिगड़ी हुई रईसजादी थी जो अपने बाप की मिल के एक क्लर्क चेतन के साथ यहाँ आन बराजी थी। दोनों ने वाकई खुद को नक्सल बाड़ी तहरीक के लिए वक्फ कर दिया था। सजाता औरतों में काम करती थी और चेतन यहाँ का मुकामी सेक्रेटरी था। दोनों अजीम इनकलाब के लिए लड़ रहे थे जो शायद कभी उनका मुकद्दर न बन सके। सजाता को तहरीक में अजीम मकाम इसलिए हासिल था उसने अपने हाथ से अपने बाप को गोली मार दी थी और जो कामरेड अपने असूलों के लिए अपनी वल्दियत से भी मुनकर हो जाए वो अजीम क्यों न कहलाएगा। उसको ज्यादा अहमियत इसलिए भी हासिल थी कि उसने कभी किसी कामरेड को नाराज होने का मौका नहीं दिया था। सजाता के दरवाजे हर वक्त हर किसी के लिए खुले थे। वो इंसानी पस्तियों की इंतहा में गिर चुकी थी जहां इखलाकियात का जनाजा निकल जाता है और मजहब, मुआशरत, इखलाक वगैरह अल्लाह यानी सी चीजें बनकर रह जाते हैं।